अध्याय 7 देख रहे हैं। बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। अब अंग्रेज जब थे ब्रिटिश एम्पायर में, कई लोगों पे अलग अलग तरीके से इफेक्ट हुआ। हम यहां क्या करेंगे कि दो उद्योग लेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि किस तरीके से ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश राज, ब्रिटिश सरकार का उन पे इफेक्ट पड़ा। उससे पहले मैं आपको यहां पर एक चित्र दिखाना चाहूंगा। ये 17वीं शताब्दी है, तब तक अंग्रेज नहीं आए थे। 17वीं शताब्दी में जो सूरत बंदरगाह है, ये भारत का जो पश्चिमी तट है, ये जो पश्चिमी तट है, यहां पर ये सूरत की बात हो रही है। तो भारत का जो पश्चिमी तट है, गुजरात में जो हिंद महासागर है, वहां पर सूरत है। वहां पर व्यापार बहुत ज्यादा होता था और ये क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह था, पोर्ट था। अब डच कहें या ब्रिटिश कहें, ये 17वीं सदी की शुरुआत में इसी बंदरगाह में आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश राज नहीं आया था, लेकिन जब ब्रिटिश राज आया, 18वीं शताब्दी की बात मैं कर रहा हूं, ये जो पोर्ट, जो मेन पोर्ट हुआ करता था, उसका महत्व बिल्कुल गिर गया, खत्म हो गया ऑलमोस्ट। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि जो कपड़ा और लोहा और इस्पात, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आयरन और स्टील इंडस्ट्री, हुआ ये था कि जब ब्रिटिश शासन आई, उसमें भारत के कारीगरों का क्या हाल था, यानी कि जो काम करते थे, और जो इंडस्ट्रीज है भारत में, जो उद्योग थे, उनकी क्या दशा दिशा क्या थी। अगर हम आधुनिक विश्व के हिसाब से देखें या कहें कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हिसाब से देखें, तो उस हिसाब से ये दोनों ही जो उद्योगों की जो मैं बात कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण उद्योग थे। चाहे आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, चाहे आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करें। पहली चीज तो ये है कि जो सूती कपड़ा है, उसमें मशीनी उत्पादन शुरू हो गया था। और क्योंकि ये ब्रिटेन में 19वीं सदी की बात मैं कर रहा हूं, यहां पर ब्रिटेन का क्या हाल था, अभी मैं ब्रिटेन में ले जा रहा हूं, मतलब इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर ब्रिटेन ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रमुख इंडस्ट्रियल स्टेट, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक राष्ट्र बन चुका था। ठीक, 1850 की बात अगर मैं बताऊं आपको, तो ब्रिटेन में जो आयरन एंड स्टील कंपनी थी, आयरन एंड स्टील का काम होता था, लोहा और इस्पात उद्योग था, उस कारण से ब्रिटेन को पूरे विश्व का, दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा। मैंने आपको लीड्स के बारे में बताया, मैनचेस्टर के बारे में बताया, काफी हम इस पे चर्चा कर चुके हैं। तो ब्रिटेन बाकायदा इस लोहा और इस्पात के जरिए पूरे दुनिया का कारखाना बन चुका था। तो आप देखिएगा कि जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, या कहें औद्योगिकरण हुआ, और भारत में जब ब्रिटिश आए, या भारत में ब्रिटिश तो उस समय आ चुके थे, और भारत को, इंडिया को ब्रिटिशर्स ने कॉलोनी बना रखा था, या कहें उपनिवेश बना रखा था, उपनिवेश। तो इसमें बड़ा, वहां पर जो हुआ और यहां पर जो हुआ, आप देखिएगा कितना गहरा संबंध है। वहां जो होता था, यहां इफेक्ट करता था। क्योंकि जब हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक व्यापारी कंपनी थी, प्रॉफिट बेस्ड कंपनी थी। इनका काम था कि हमें मुनाफा मिले। ये कंपनी जो थी, इसका मेन ये था कि इसकी जो हित है, इस कंपनी के हित की रक्षा करने के लिए पहला काम क्या किया, इन्होंने भारतीय भूभाग पे तो कब्जा करना शुरू किया। पहला काम ये किया। और जब एक इलाके पे आप कब्जा कर लेते हैं, तो यहाँ के जो व्यापार है, यहाँ के जो उद्योग है, उस पर आपका कब्जा हो जाता है, या किसी तरीके से आपका कंट्रोल हो जाता है ना। तो 18वीं सदी की अगर मैं आपको बात बताऊं, 18वीं मतलब 1700 से 1800 की बात मैं कर रहा हूं। तो 1700 की मतलब 18वीं सदी की आखिरी, यानी कि 1780 के आगे, 1780 के आगे देखिए, तो होता यह था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ये हिंदुस्तान से चीजें खरीदती थी। इस समय हिंदुस्तान से चीजें खरीदती थी, और फिर ये क्या करती थी कि इंडिया से लिया और जाके कहाँ बेच दिया, इंग्लैंड में बेच दिया, यानी कि ब्रिटेन में बेच दिया, और यूरोप में बेच दिया। बेसिकली क्या था कि इनका ट्रेड काम था, यहां से सामान लिया और यहां पर जाके बेच दिया। मान लिया 10 रुपए में लिया, वहां 50 में बेच दिया। तो बेसिकली ये मुनाफा कमाती थी, मुनाफा कमाने का काम करती थी। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ, या कहें कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू हो गया, औद्योगिक उत्पादन मैं कह रहा हूं इसको, जैसे ही बढ़ने लगा,
वहाँ के जो उद्योगपति हैं, यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने देखा कि ये जो इंडिया है ये तो एक बहुत बड़ा बाजार है हमारे लिए, क्योंकि जब जो हम गुड्स पैदा कर रहे हैं अगर हम इसको यहाँ बेचते, इतना बड़ा बाजार हमारे पास आ गया है ना, तो बहुत बड़े बाजार के रूप में ये लोग देखने लगे। और फिर हुआ क्या कि जो ये यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्रीज आई, उस इंडस्ट्री का सामान फिर यहाँ पर आके बेचा जाने लगा, भारत में आके इसको बेचा जाने लगा, विशाल बाजार के रूप में देखा गया। तो सवाल ये उठता है कि जब हिंदुस्तान में ये सब हो रहा था और भारतीय जो शिल्प है, भारत में जो चीजें बनती थी या भारत में जो उद्योग थे, उन पे क्या असर पड़ा, इसकी चर्चा करने की हम कोशिश करेंगे। ये एक चित्र है जिसके बारे में मैं अभी थोड़ा चर्चा करूंगा आपसे। पहले एक चीज ये समझ लीजिए कि बहुत पहले मतलब जब अंग्रेजों ने बंगाल पे, क्योंकि मैंने बताया था वाजिद अली शाह हो गए या फिर जो बंगाल के नवाब हैं हो गए, इनको उन्होंने किसी तरीके से खास तौर पे बंगाल ले लें, अवध ले लें, यहाँ पर जब इन्होंने विजय ली, उससे पहले की मैं बात करूँ या उस जमाने की बात करूँ तो 1750 की आसपास में बात कर रहा हूँ, जो भारत था वो ऑलरेडी पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर कपड़ा उत्पादन में सबसे टॉप पे था। उनके सानी और उनके आगे कोई था नहीं। उनमें क्लियर बताया गया है कि हिंदुस्तान का कपड़ा उत्पादन बाकी विश्व में सबसे आगे था। उसका कारण क्या था कि यहाँ का जो कपड़ा था, इसकी गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी बहुत बेहतरीन और बारीक कारीगरी, मतलब इस पे जो हाथ चलता था ना, जो हाथ से किया हुआ जो काम है वो किसी के बस की बात नहीं थी, बहुत मशहूर था। तो अगर आप देखें, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये दक्षिण पूर्वी एशिया, यहाँ पर मैं आपको जावा दिखाऊंगा, सुमात्रा दिखाऊंगा, पेनांग, फिर से समझिएगा, मैं आपको ले जा रहा हूँ दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक। इसी के अलावा मैं आपको पश्चिमी एशिया ले जाऊंगा और इसके अलावा मध्य एशिया। हर जगह भारत का जो कपड़ा था, ये जो मैं इस कपड़ों की बात कर रहा हूँ, वो सब जगह व्यापार होता था उस जमाने में, बहुत भारी व्यापार था। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि 16वीं शताब्दी, आप ये देखिएगा, मैं 16वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, तो 1500 से 1600 की बात कर रहा हूँ, जो यूरोप की कंपनियां थी वो भी भारत में आती थी और भारत में आके क्या करती थी, वो कपड़े खरीदती, क्योंकि भारत में दो चीजें फेमस थी, एक कपड़े और एक स्पाइसेस, ठीक है जी। और बहुत सारे शब्द ऐसे आपको मैं सुनाऊंगा, आपको लगेगा अरे ये शब्द तो विदेशों में बोले जाते हैं, लेकिन ये आए तो हिंदुस्तान से। पहले मैं आपको यहां ले जाना चाहता हूं। इसमें मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ आपको जगह दिखा देता हूं। एक तो जावा, अगर आप देखें तो ये जावा है, ये हिंदुस्तान है, और मैं आपको दक्षिण पूर्व एशिया ले जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं जावा, ठीक। ये है सुमात्रा और यहीं पे है पेनांग। यानी आप इंडोनेशिया की बात करें, मलेशिया की बात करें, ये भी मलेशिया में आता है, इंडोनेशिया में आता है ये जावा बाली। इस जगह पूरी तरीके से हिंदुस्तान के कपड़े जाते थे। इसके अलावा मैंने मध्य एशिया भी बताया आपको, और भी इलाके, मतलब पश्चिम एशिया भी बताया, यानी कि पूरी जगह जाते थे, कहने का मतलब ये है। एक चित्र यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा कि यहाँ की जो गुणवत्ता हमारी थी और जो बारीक कारीगरी थी वो तो उसका मुकाबला नहीं था। ये मैं 19वीं सदी का एक पटोला बुनाई का कपड़ा दिखा रहा हूँ। आप बोलते हैं ना प्रॉपर पटोला, एक गाना सुना होगा आपने, नखरा है स्वैग, प्रॉपर पटोला, तो ये इस तरीके की चीज़ों की बात हो रही है। तो जो पटोला है, ये इसकी बुनाई कहाँ कहाँ होती थी अभी दिखाऊंगा। सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, पाटन। और एक और चीज़ इसकी बताऊंगा कि जो पटोला बुनाई है, ये इंडोनेशिया सबसे बड़ा बाजार था इसका, और इतना फेमस हुआ ये कि वहाँ की जो परंपरा है, वहाँ की जो कल्चर है, उसमें ये हिस्सा बन गया। यानी कि ये जो पटोला बुनाई का जो काम है वहाँ का हिस्सा बन गया। कहाँ का? इंडोनेशिया का। फिर से दिखाता हूँ आपको, ये जो इंडोनेशिया है, यहाँ पर पटोला बुनाई का काम जो है ये इनके संस्कृति में आ गया। आज जाएंगे तो इनके कल्चर में है, राइट। तो मैं आपको ये पटोला दिखा रहा था, इसमें देखिए कितनी बेहद फाइन कारीगरी की है। और मैंने आपको जो जगह बताई थी वो देखिएगा, सूरत, अहमदाबाद और पाटन। अब देखिए, ये आपका सूरत, ये अहमदाबाद और पाटन, तो ये जो इलाका है ये, और आप देखिएगा पाटन में ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं, और ये आप एक इसको मैं क्या कहूँ, रोम्बस कहूँ, तो ट्रायंगल रोम्बस। तो यहाँ शिंड्स का काम भी होता था, छींटे वाले प्रिंटिंग का काम भी होता था, और सिल्क का काम भी हो रहा है पाटन में। इसी तरीके से अहमदाबाद में देखिए सारे काम हो रहे हैं मैक्सिमम। यहाँ सूरत में भी काम हो रहा है। स्टार मतलब होता है सफ़ेद, सूती कपड़े की बात मैं कर रहा हूँ।
और ये वाला जो है चेक और धारीदार काम वो भी यहाँ हो रहा है। तो ये जो अलग अलग चित्र, ये जो चित्र है बार बार आएगा, तो मैं आपको हर जगह ले जाने की कोशिश करूंगा। आप ये समझिए हिंदुस्तान के हर एक जगह पे हो रहा था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अभी मैं कलकत्ता की बात करूंगा या फिर बंगाल की बात करूंगा। अब मैंने आपसे कहा था कि आप कहीं भी जाए, जो शब्द आज हैं वो कहीं ना कहीं से तो निकलते हैं, कहीं ना कहीं से बनते हैं। तो जो सूती कपड़ा है या हम जो कहते हैं जिसको कॉटन कपड़ा कहते हैं, सबसे पहले यूरोप वाले लोगों ने, मतलब यूरोपियंस ने ये कहाँ देखा था? ये सूती कपड़ा सबसे पहले हिंदुस्तान में नहीं देखा था। ये इतना बारीक कपड़ा हुआ करता था कि जो हमारे हाथ में रिंग होती है ना, उससे पास हो जाया करता था। इतना फाइन काम था। और इन्होंने कहाँ देखा था? इन्होंने जो अरब के व्यापारी हैं, और ख़ास तौर पे इराक में एक शहर है, आज भी है, मोसुल। जो मोसुल शहर है वहाँ पर देखा था। मैं आपको वहाँ ले जाना चाहूँगा, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ये इराक की बात मैं कर रहा हूँ और यहाँ पर मोसुल जो जगह है, यहाँ पर इन्होंने पहली बार ये सूती कपड़ा देखा था। इन्होंने यूरोपियंस ने, और इसी मोसुल के नाम पर इस कपड़े को कहा गया मुस्लिन, मुस्लिन या मसलिन, ध्यान रहेगा, इसीलिए इसको मसलिन कहा गया। और हमारे यहाँ इसको क्या कहते हैं? मलमल, मलमल का कपड़ा, मलमल का कपड़ा, राइट। तो ये देखिए, मोसुल शब्द से आया है मसलिन, मोसुल शब्द से आया है मलमल। तो जब पोर्चुगीज हमारे यहाँ आए, जब पोर्चुगीज आए, अब आपको पता है पोर्चुगीज किस लिए आए थे? वो स्पाइसेस के लिए आए थे, वो मसाले के लिए आए थे, वो कपड़े के लिए नहीं आए थे। और जब पोर्चुगीज आए तो वैसे तो वो गोवा में सेटल हो गए फाइनली, लेकिन वो आए थे कैलीकट, केरल के कैलीकट में आए थे। कहाँ आए थे? पोर्चुगीज सबसे पहले कैलीकट में आए थे, ओके, केरल के। और यहाँ पर क्या हुआ कि आए थे तो ये स्पाइसेस लेने, लेकिन जहाँ इन्होंने ये सूती कपड़ा देखा, जिसको आप मसलिन कह लें, मलमल कह लें, वो इतना उससे प्रभावित हो गए कि जब ये वापस गए तो स्पाइसेस के साथ ये कपड़े भी, मतलब कॉटन भी ले गए साथ में, राइट। तो ये जो कैलीकट से शब्द निकला है, कालीकट से जो शब्द निकला है, कालीकट तो जगह है हमारी, इसी के कारण इन वहां पर जो लोग हैं वो इस कपड़े को क्या कहने लगे? इस कपड़े को कहने लगे कैलिको। दो शब्द बता दिया मैंने, मसलिन आया मोसुल से और कैलिको आया है आपके कालीकट से। तो हर तरीके का जो भी कॉटन कपड़ा था, कॉटन टेक्सटाइल यानी कि कॉटन के कपड़े को वहां पर जाके ये लोग क्या कहते थे? केवल कैलिको कहते थे, ओके। मैं आपको एक चित्र दिखाने वाला हूं और उस चित्र में आप देखिएगा कि कितने तरीके के आपको अलग अलग टाइप के, ये कैलिको कह लीजिए, मलमल कह लीजिए, मसलिन कह लीजिए, कॉटन टेक्सटाइल कह लीजिए, अलग अलग टाइप के इसमें नाम लिखे हुए हैं। और ये जो मैं चित्र दिखा रहा हूं, ये एक ऑर्डर था, मतलब एक ऑर्डर का पन्ना दिखाऊंगा। इसमें ये 1730 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, उसने जो कलकत्ता में, इसको कैलकाटा में जो उनके एजेंट्स थे उनको भेजा था, और उसमें बकायदा बताया था कि हमको क्या क्या चाहिए, कितना कितना चाहिए। कहने का मतलब मैं आपको अलग अलग तरीके के वो दिखाने जा रहा हूँ। इतना क्लियर तो है नहीं है, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा लगाइएगा जब मैं आपको सब उसके बारे में बताऊंगा। तो ये जो इन्होंने नाम लिखा कि भाई क्या चीज़ है, और यहाँ बताया कौन सा, उसके बारे में डिटेल बताया, या प्राइस बताया। ये देखिए, लिस्ट ऑफ गुड टू बी प्रोवाइडेड इन द बे ऑफ बंगाल फॉर द शिप्स गोइंग आउट इन द ईयर 1730। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बही खाता है, ये ऑर्डर है। और एक एक चीज़ की जो कीमत है वो कहाँ तय हो गई थी? लंदन में, यहाँ नहीं तय हुई थी। और 2 साल पहले ऑर्डर दिया जाता था, क्योंकि वहाँ से आएगा, यहाँ बनेगा, फिर वापस जाएगा, इसमें 2 साल लग जाते थे। और एक बार जब कपड़ा बन जाता था तो जब ये लंदन पहुँचता था, वहाँ जाके इसकी नीलामी होती थी, इन कपड़ों की नीलामी होती थी। तो जो जो ये नाम है, इनके बारे में दो चार जो नाम है, ये डिट्टो जो देख रहे हैं ना, वो ऐसा होता है, मतलब ये बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ लिखी है, ये मान लीजिए डिट्टो ये होता है। तो इसमें कई कपड़ों का उन्होंने उल्लेख किया है, उन कपड़े के बारे में आपको मैं अभी बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि जो कपड़ों का मैं बात बताऊंगा आपको, वो है, इसमें शीन्स है, कोसैस है, कोसा कहते हैं इसको, कोसै बोलते हैं इसको, कोसा, बंडाना है, कासिम बाजार, ये पाटन का जो मैं बताया था आपको, और पटना, पाटन का कपड़ा अलग है, कलकत्ता का अलग है, उड़ीसा का अलग है, चारपुर अलग है। ये जो कासिम बाजार और चारपुर है, ये दोनों हम कलकत्ता या बंगाल की बात कर रहे हैं। ये छींटे वाले कपड़े हैं, ये बंडाना है। अभी मैं इनके बारे में बहुत अच्छे से आपको बताने वाला हूँ, लेकिन ये ध्यान रखिए, जो कैलिको है, अभी मैंने आपको कैलिको के बारे में बताया था,
ये अलग अलग तरीके के कैलिको, यानी कि जो सूती कपड़ा है उसको वो कैलिको बोला करते थे। तो अलग अलग तरीके का फैब्रिक, देखिए फाइन फैब्रिक है, ये थोड़ा सा इसमें आपको उभार दिख रहा है, मोटापन दिख रहा है। तो हुआ ये कि जो बही खाता मैंने आपको दिखाया ना, उसको थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है। जो मैंने आपको बही खाता दिखाया ये है 589000, इसको मैं मान लीजिए 6 लाख लिख रहा हूँ अंदाजे से। वैसे ये पूरा एक्चुअली उस कागज़ में इतना लिखा है 589900। तो अगर आप देखेंगे उस बही खाते में, जो मैं आपको ये चित्र दिखा रहा हूँ, इस बही खाते में 6 लाख रुपए का ऑर्डर था। 6 लाख थानों का ऑर्डर था। थान क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, लेकिन पहली चीज समझिए, जो 6 लाख थान है उस जमाने में 1730 की बात हो रही है, 1730 की, और इसमें अलग अलग तरीके के जो सूती है और रेशम कपड़े, यानी सूती मतलब होता है कॉटन और रेशम मतलब होता है सिल्क। तो कॉटन और सिल्क इसके 98 किस्म, आप सोचिए हिंदुस्तान की में कितने किस्म मिला करती थी कि 98 किस्म का जिक्र किया है इन्होंने। और हर एक को, इसको कहते थे ये लोग पीस गुड्स, मतलब एक पीस, और एक पीस कितना होता था, एक पीस जो होता था वो होता था 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा। गज मतलब होता है यार्ड, 1 यार्ड होता है 3 फीट के बराबर। अगर आपको फीट से मीटर में से कन्वर्ट करना है तो 1 फीट होता है 1/3.28 मीटर। तो उस हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक थान, और एक थान जो था इंटू आप 6 लाख कर लीजिए, 6 लाख थान होना चाहिए था, 6 लाख। कैन यू इमेजिन? ओके, तो ये जो अलग अलग किस्में दी गई है, मैंने आपको अलग अलग अभी पढ़ के भी बता दिया। तो इसमें क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट जो था शुरुआत में अगर बात करें तो वो था शिन्स, ठीक। कोसा, जो कोएसेस में बोल रहा था, खस्सा बोलते हैं इसको, खस्सा, ठीक। बंडाना, सबसे इंपॉर्टेंट ये थे। तो इनका नाम देखिए कहां से आया। ये जो शिन्स शब्द है ये आया है हिंदी के छींट शब्द से। छींट मतलब जैसे आप छींटे मारते हैं ना, अगर आपके हाथ में एक पेन है, जो इंक पेन है, उसको आप ऐसे थोड़ा सा झटके से मारिए, आपको इंक छींटों के रूप में दिखाई देगी। तो ये जो शिन्स शब्द है ये आया है हिंदुस्तान के छींट शब्द से। इसका बेसिकली काम ये है कि जो छींट है यहाँ पर होता था रंगीन फूल पत्ती, जो भी फूल पत्तियां हैं, फूल पत्ती का, और छोटे छापे के कपड़े होते थे, मतलब फूल पत्ती के छापे होते थे इसमें। जैसे आपको मैं अब यहाँ दिखा रहा हूँ अलग अलग, ये आपको शिन्स दिखा रहा हूँ, इसको देखिएगा, ये है शिन्स कपड़ा। तो छोटे छापे वाले कपड़े होते थे, शिन्स हो गया। इसके अलावा एक और जो 1680 की बात मैं कर रहा हूँ, इंग्लैंड में जो ये जो छापेदार भारतीय जो सूती कपड़ा है उसकी जबरदस्त मांग हो गई, इस शीट की बहुत ज्यादा मांग हो गई, क्योंकि इसमें जो फूल पत्तियां बनाया करते थे और जो रेशे बड़े अच्छे थे और कीमत इसकी बड़ी सस्ती थी। तो इससे क्या होता कि जो छींट वाला कपड़ा था इसका बहुत ज्यादा मांग थी। कहां पर? इंग्लैंड में, ब्रिटेन में बहुत ज्यादा मांग हो गई इसकी। आप मानेंगे नहीं, इस शिन्स कपड़े को ना केवल रईस लोग पहन रहे थे, बल्कि जो वहां की महारानी थी वो भी पहन रही थी। क्लियर हो गया? अब मैं आपको बताना चाहूंगा बंडाना के बारे में। इसके बारे में समझ गए? बंडाना के बारे में बताना चाहूंगा। बंडाना क्या होता है? बंडाना हम जो सर पे बांधते हैं या गले में बांधते हैं। तो बंडाना गले या सिर में पहनने वाला एक चटक रंग का एक गुलबंद होता है जिसको हम बांधते हैं। तो ये कहाँ से आया है? बंडाना जो शब्द आया है वो हिंदी के बांधना शब्द से आया, मतलब जैसे साड़ी नहीं बांधते या फिर हम जब हम सर पे एक कपड़ा बांधेंगे तो पीछे से उसकी एक गांठ लगाएंगे, वहां से आया है। ठीक है, तो बांधना जो शब्द है वो वहां से आया है। आप समझ गए? छींट शब्द आया है छींट से, और बंडाना जो आया वो बांध शब्द से आया। वही जो है मैंने आपको जो दिखाई थी उसमें बहुत सारे कपड़ों का जिक्र है, और कई ऐसे कपड़े हैं जिनका नाम नहीं दिया गया। वो कपड़े जहां पर पैदा होते थे, जहां पर वो क्रिएट होते थे या उनकी जो फैक्ट्रियां थी उनके नाम से है, जैसे कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर। ये जो आपको दिखाना चाहूंगा मैं, ये देखिए, ये जो बंगाल का इलाका है ना, इस जगह का, यहीं पे आपका चारपुर भी है, यहाँ पर कासिम बाजार है। बाकी पटना और कलकत्ता तो खैर क्लियर नाम लिखा है, उड़ीसा क्लियर नाम लिखा है। तो इसके नाम से फेमस थे कपड़े कि भाई यहाँ का कपड़ा है, कासिम बाजार का कपड़ा है,
या चारपुर का कपड़ा है, राइट। एक चित्र इसमें आप देखिएगा, ये जामदानी बुनाई है। ये जो जामदानी बुनाई है ये बहुत बारीक, बहुत ही फाइन मलमल का काम होता है इसमें, राइट। और जो करघा है, मैं करघे का भी चित्र आपको दिखाऊंगा, वहां पर उसमें ये बनाया जाता है। और जो कपड़े हैं वो नॉर्मली स्लेटी, मतलब ग्रे और सफेद होते हैं इसमें। और जो सूती, इसमें जो धागे इस्तेमाल होते थे ना, वो कॉटन तो होते थे, साथ में सोने के धागे इस्तेमाल होते थे। देखिएगा यहाँ दिख रहा है आपको, ये जो है सोने के धागे। और बंगाल में अगर आपको मैं ये ढाका की जगह दिखाऊं, और ये संयुक्त प्रांत मतलब आपका यूनाइटेड प्रोविंसेस, यानी कि आज का उत्तर प्रदेश, उसमें लखनऊ, दो जगह बता दी मैंने आपको, एक ये ढाका और यहाँ पर है लखनऊ। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी जामदानी बुनाई की, जामदानी बुनाई। जो आपको मैं बता रहा था, इस चित्र को देखिएगा, ये है मसूलीपट्टनम, जो मछलीपट्टनम है, आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम है। वहां पर ये छींट, जो छींट का काम मैं बता रहा हूँ, वहां की छपाई हुई है, 19वीं शताब्दी की है। और ये कहाँ कहाँ जाता था? ईरान में जाता था, यूरोप में जाता था, ये छींट का काम, इसलिए बड़ा फेमस हो गया। अच्छा, बेंडाना के बारे में भी आप चित्र देख लीजिए। जो बेंडाना देख रहे हैं आप, इसको आप ऐसे करके मोड़ के आप या तो गले में डाल लीजिए या अपने सर में पहन लीजिए। ये बेंडाना का डिजाइन है। आप ये लकीर जो देख रहे हैं ना बीच में, होता क्या था, इसको हम ओढ़नी कहते हैं, ओढ़नी। तो ओढ़नी के जो दो बांध है, एक ये अलग है, ये अलग है, इसको अलग से रंगा गया है, फिर इसको बांध दिया गया, मतलब पहले इसको डाई किया गया, फिर टाई एंड डाई कहते हैं इसको। और उसके बाद एक सोने की इसमें कढ़ाई की गई और फिर सी दिया गया, इसको सिला दिया गया, मतलब जो सुई धागे से इसको सिल दिया गया। ये कहाँ हो रहा है? राजस्थान और गुजरात में। इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। राजस्थान का ये इलाका हो गया और ये गुजरात, इस इलाके की बात हो रही है। कौन सा कपड़ा बताया मैंने आपको? ये बंडाना हो गया, ये आपका छींट का हो गया। यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा, पहले आपको एक चित्र दिखाऊंगा। ये चित्र जो आप देख रहे हैं, ये एक डच कॉलोनी है। डच जो आज का हॉलैंड, नीदरलैंड आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर कोचीन की जगह दिखा रहा हूँ मैं, डच बस्ती है और 17वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ। और पूरी जगह किलाबंदी है, यानी जहाँ जहाँ जो भी, जैसे पोर्चुगीज़ हो गए, डच हो गया, फ्रेंच, जहाँ जहाँ उन्होंने अपने बंदरगाह स्थापित किए, या कहें कि जहाँ से उन्होंने ट्रेड शुरू किया, वहाँ पर उन्होंने अपनी बस्तियाँ बनाई। तो हुआ ये कि 18वीं शताब्दी के शुरुआत की मैं बात कर रहा हूँ, भारतीय कपड़ा जो था वो इतना ज़्यादा पॉपुलर था, उसकी इतनी लोकप्रियता थी कि जो इंग्लैंड के या ब्रिटेन के जो भी निर्माता थे, क्योंकि वहाँ भी कपड़ा बनता था, वहाँ भी ऊन बन रहा है, वहाँ भी रेशम बन रहा है, तो वहाँ के लोग ये कह रहे थे कि भाई ये जो भारतीय कपड़ा है, इसका जो इंपोर्ट है या इसका जो आयात है, इसको बिल्कुल बंद किया जाए। तो अब जब इतने सारे लोग बोल रहे हैं, तो 1720 में क्या हुआ? 1720 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, यानी कि मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूं, उन्होंने क्या किया कि जो सबसे फेमस, सबसे ज्यादा मांग पे था, वो था शिंट्स जिसे कहते हैं। शिंट्स वाला जो कपड़ा था, यानी जिसमें सूती कपड़ा था, उसमें छापे होते थे फूल पत्तियों के। तो इसके लिए एक कानून पारित कर दिया कि इसका उपयोग बिल्कुल बंद कर दिया, इसका उपयोग बिल्कुल बंद हो गया। और आपको जान के बड़ा अचरज होगा कि ये जो कानून इन्होंने बनाया छींट बंद करने का, उसका नाम भी इन्होंने क्या रखा? इनको रखा कैलिको। और कैलिको क्या था, आपको याद है? कैलिको सूती कोई तो कहते थे। जब कैलिकट में आए थे पोर्चुगीज और वहां से ले गए थे कपड़ा, तभी तो कैलिकट से कैलिको नाम पड़ा था, राइट। अब बहुत सारी चीज चलती रही, अंग्रेजों के द्वारा उन्होंने कपड़े का क्या किया, लेकिन एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट थी कि अभी भी वो क्या कर रहे थे, क्योंकि भारतीय कपड़े से मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। बहुत ही बढ़िया और बहुत शानदार कपड़ा था हमारा। तो उससे ये हुआ कि इन्होंने वाइट कपड़ा मंगाया, मतलब हिंदुस्तान से वाइट कपड़ा मंगाते थे और इस पे छापा करते थे, यानी इस पे जो डिजाइन है वो लगा के बेचते थे। जो सफेद मलमल का कपड़ा है या बिना मांड वाला, जो बिल्कुल वाइट प्लेन, जिसे कोरा कपड़ा कहेंगे, उस पे भारतीय जो डिजाइन है, मतलब अंग्रेज में भारतीय डिजाइन वहां पर छापे जाने लगे और फिर अपना बता के बेचा जाने लगा, क्योंकि कंपटीशन था। और आप जानते हैं, जब भी कंपटीशन होता है, जब भी आप ये कहें कि किसी एग्जामिनेशन में जाते हैं या आपको कुछ करके दिखाना होता है, तभी इनोवेशन होता है, तभी नई चीज़ें बनती है, तभी आप कहें डिस्कवरी होती है, तभी इन्वेंशन होता है। तो जब अंग्रेज या कहें ब्रिटिश, इंग्लैंड
भारतीय कपड़ों के साथ उसका एक तरीके से होड़ चल रही थी, कंपटीशन चल रहा था, तभी नई नई चीज़ें बनी, तकनीकी सुधार हुए। जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल देखिएगा, ये है 1764 में, ये है जॉन विलियम खे नाम है इनका। ये जो जॉन विलियम खे साहब है, इन्होंने स्पिनिंग जैनी का आविष्कार किया। ये जो आप देख रहे हैं ये स्पिनिंग जैनी है। ये स्पिनिंग जैनी क्या हुई? स्पिनिंग जैनी यहाँ पर देखिए टकलियां लगी हुई है, ये टकली कहते थे इसको। तो एक साथ, पहले तो क्या एक टकली पे एक ही आदमी काम कर रहा होता था, एक टकली बना सकता था वो। यहां पर क्या है कि एक साथ कई सारी टकलियों में या तकली में आप ये धागे बुन सकते थे। यानी स्पिनिंग जैनी एक ऐसी मशीन हो गई कि एक ही आदमी कई जो तकलियां हैं उस पर ये पहिया घूमता रहता था, और ये घूमते घूमते बहुत सारी तकलियों पे एक साथ धागा बन के इसमें जाके आपका लग जाता था। तो जॉन विलियम के साहब ने इसको स्पिनिंग जैनी बना दिया। पहला काम तो ये हुआ, पहला इन्वेंशन ये हुआ। दूसरा एक बहुत बड़ा इन्वेंशन हुआ, वो था रिचर्ड आर्कराइट। इन्होंने बना दिया भाप का इंजन। यहां पर देखिएगा, ये जो रिचर्ड आर्कराइट साहब है 1786, इन्होंने 1786 में, ये है रिचर्ड आर्कराइट साहब, और ये है विलियम जेन के, जॉन विलियम के। तो जो रिचर्ड आर्कराइट साहब है, इन्होंने वाष्प इंजन, यानी जो भाप का इंजन, जिससे फिर भाप के जो इंजन है ट्रेन रेलवे में भी चला, और उससे हर जगह बहुत फायदा हुआ। तो जो सूती कपड़ा बन रहा था उसमें एक रेवोल्यूशनरी या क्रांतिकारी बदलाव आ गया। यानी बहुत सारा कपड़ा बहुत कम कीमत पे बनने लगा। ये इस तरीके से भाप से घूमता था, और घूमता था तो ये इनको केवल देखना पड़ता था, बाकी सारा काम ये इंजन करा देता था। जो मेहनत का काम था वो आराम से होने लगा। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारा कपड़ा बहुत ही कम कीमत पे तैयार होने लगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। लेकिन अभी भी, इसके बाद भी अगर देखिए, ये सब बनने के बावजूद भी जो 18वीं शताब्दी का आखिरी, यानी 1780 के आगे ले लीजिए आप, यहां पर अभी तक भारतीय कपड़ा जो था उसने अपना दबदबा बना रखा था। बेसिकली क्या हो रहा था, जो डच है, मैंने ये एग्जांपल दिया आपको इसीलिए, डच हो गए, जो आज के आप हॉलैंड वगैरह ले लीजिए, जो फ्रेंच हैं और जो ब्रिटिश हैं, इन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो व्यापारिक कंपनियां थी, वो इन कपड़ों से हिंदुस्तानी कपड़ों से उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मुनाफा बनाया। और करते क्या थे, ये कैसे खरीदते थे? उस ज़माने में ऐसे कोई करेंसी तो थी नहीं, तो ये चांदी यानी कि सिल्वर, ये सिल्वर देते थे और कपड़े खरीदते थे। सिल्वर एक लेन देन का माध्यम था। लेकिन इंग्लैंड को ऐसा नहीं, ब्रिटिशर्स को ऐसा नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स के साथ क्या हुआ कि इनको मिल गई भारत की सत्ता, यानी कि पहले तो इनको बंगाल की वो मिल गई, दीवानी मिल गई, और उसके बाद जैसे ही इनको राजनीतिक सत्ता मिली तो अब इनको चांदी ब्रिटेन से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अंग्रेजों की बात बता रहा हूं मैं। ये क्या करते थे, इनको जो जगह मिल गई यहां से राजस्व लेते थे, यानी कि रेवेन्यू लेते थे, और इसी रेवेन्यू से ये कपड़ा खरीद लेते थे और फिर ये मुनाफा कमाते थे। ये एक नक्शा है, बड़ा इंपॉर्टेंट नक्शा है। इसमें 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा कि जो बंगाल इलाका है, ये वाला इलाका जो आप देखेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था, चाहे किसी भी कपड़े की आप बात करें। ये जो पूर्वी बंगाल है, जिसको हम आप, ये वाला इलाका, इसको हम बांग्लादेश कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट कपड़ा उत्पादन, यानी कि यहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती थी। और ये ही शहर आप देख लीजिए, जो ढाका था, ये मलमल की बात करें या जामदानी बुनाई, उसके लिए बहुत प्रसिद्ध था ये, राइट। बहुत सारे जगह हैं यहाँ पर, आप उत्तर पूर्व दक्षिण सब ले लीजिए। देखिए उत्तर में आप आ जाइए, यहाँ पर भी काम हो रहा है। और ये जो कपड़े हैं, चाहे आप प्लेन वाइट सफ़ेद सूती कपड़ा देखें, या उसमें चेक्स और स्ट्राइप्स वाली मैं बात कर रहा हूँ, या और शिन्स छींटे वाली जो बात की है, सिल्क मतलब आपका रेशम हो गया, तो ये ऑलमोस्ट हर जगह पर यहाँ हो रहा है। लेकिन ये पोर्शन, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया, ये 1, 2, 3, क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट होता था। ये एक्सपोर्ट का, क्योंकि पानी है ना, इसलिए। और फिर यहाँ से जो बनता था वो इस तरीके से लैंड के इलाके से जाता था। अब सवाल उठता है कि जब हम बुनकरों की बात करते हैं, क्योंकि धागा बनेगा, पहले तो कपास से धागा बन रहा है, धागे से या ऊन से आपका कंटेंट बन रहा है, उसके बाद हम उससे कपड़ा बना रहे हैं, तो कौन काम कर रहा है? ये बुनकर काम कर रहे हैं। तो बुनकर कौन थे? बुनकर मतलब जो वीवर्स हैं, वो समुदाय के थे, जो कारीगर थे, और इनका काम ही ये था, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते थे। जैसे अगर नाम जनरेशन बाय जनरेशन, अगर मैं बंगाल में आपको ले जाऊं, तो बंगाल में जो तांती आज भी आपको मिलेंगे, तांती है। उत्तर भारत में आ जाए, उत्तर भारत में कौन से हो गए? ये आपके जुलाहे जिन्हें कहते हैं हम, और मोमिन अंसार, ये होते हैं।
दक्षिण भारत में मैं आपको ले जाता हूं। दक्षिण भारत, यहां पर आपके साले हो गए, यहां पर आपके कैकलोर हो गए और देवांग ये हो गए। ये सारे बुनकरी से या वीविंग से संबंधित थे। इनको एक बार दिखा देता हूं आपको। मैंने क्या क्या बात की आपसे कि जो बुनकर थे, बंगाल में तांती, उत्तर भारत में जुलाहे, मोमिन और दक्षिण भारत में साले और कैकलोर और देवांग। तो ये एक प्रोसीजर था। सबसे पहले क्या होता था कि जो सूत काटना ये जो पहला जो प्रोसेस होता था वो सबसे कपड़ा, क्योंकि कपड़ा जो बनता है ऐसे नहीं बनता है। पहले हमको धागा चाहिए होता है, धागे के बाद हम उसको धागे को कपड़े के फॉर्म में बनाते हैं। तो धागा बनाने के लिए सूत काटना पड़ता है, ठीक है। और ये सूत काटने का काम जो है मेनली महिलाएं करती थी, विमेन करती थी मेनली। अब चरखा और तकली ये हर घर में होता था, तो धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था। देखिएगा, ये है आपका चरखा। अब चरखे से जो चीज बन रही है वो आपके टकली पे, ये जो टकली और तकली कहते हैं, इस पे धागा बांध दिया जाता था। मतलब धागा फाइनली बन के आता था इस पे। तो यहां से यहां पर धागा बनता था। आपके पास कपास होती थी या जो भी कॉन्डेंट है, उससे पहले आप यहां से इस तकली में धागा बनाते थे और फिर धागा आगे यूज होता था, राइट। तो बुनकर जो क्या करते थे, ये जो धागा बन जाता था फिर इससे कपड़े बनाते थे। और बुनाई का काम कौन कर रहे हैं? बुनाई का काम करते थे पुरुष। ध्यान रखिएगा, जो सूत काटने का काम है वो महिलाएं कर रही हैं, बुनाई का काम पुरुष करते थे। फिर उसके आगे क्या है, इनको कपड़े रंगने हैं तो उसके लिए रंगरेज के पास जाते थे, वो कपड़े में धागों को रंग कर देता था। उसके बाद कपड़ा बन गया, अब इस पे आपको वो चाहिए, शिंड्स चाहिए या फिर कोई छपाई चाहिए, तो इसके लिए जाते थे चिप्पीगर। किनके पास जाते थे? माहिर कारीगर होते थे, मतलब स्पेशलाइज लोग होते थे, ऐसे नॉर्मल लोग नहीं कर पाएंगे। चिप्पीगर लोगों के पास जाते थे जो बहुत सफाई से ठप्पे मारते थे। तो ध्यान रखिए, ये जो हथकरघा है, चाहे आप किसी की बात करें, चाहे इसकी बात करें, चाहे इससे जो बनता था, ये जो हथकरघा से जो बुनाई हो रही है और इससे जितने भी लोग, ये अकेला आदमी नहीं कर रहा है, इसमें तमाम लोग जुड़े हुए हैं, तो सबकी रोजी रोटी चलती थी। तो मैं आपको एक बार दिखा दूं यहाँ पे कि ये तो आपका सूत काटना और फाइनली कपड़ा बनना हो रहा है। और यहाँ पर ये रंगरेज साहब हैं, ये इसको रंगाई कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो महिला कर रही है, ये बहुत ही शानदार तरीके से इस पर प्रिंट दे रही है, ब्लॉक प्रिंट कर रही है। तो कई लोगों का एक साथ व्यवसाय चलता था। एक शब्द आने वाला है इसमें, औरांग। औरांग का मतलब होता है गोडाउन, वेयर हाउस, ठीक है। मतलब अगर कोई चीज़ बेचनी है उसके पहले जो आपके बड़े बड़े भंडारों में चीज़ रखी जाती है, वर्कशॉप भी कहते हैं इसको। मतलब कई बार जगह औरांग को वर्कशॉप का भी संज्ञा दी जाती है। यहाँ पर जो आप चीज़ देख रहे हैं, ये बंगाल का जो मैंने अभी तांती बताया था ना, ये वो लोग देख रहे हैं यहाँ पर। और आप देखिएगा कि ये ज़मीन में गड्ढा है, इसको कहते हैं पिट वाली इसकी बुनाई कहते हैं। तो तांती बुनकर जो है ना, यहाँ पर गड्ढा होता था, वहाँ पैर अपना रखते थे, वो उसको भी चलाते थे और यहाँ भी काम करते थे। यानी कि गड्ढे वाले करघे में काम कर रहे हैं, पिट बना हुआ है, गड्ढा, ठीक है। अब भारतीय कपड़े का मैंने नाम तो ले लिया, लेकिन इसका थोड़ा सा पतन शुरू हुआ। उसका पतन क्यों हुआ? क्योंकि हुआ ये कि जैसे ही ब्रिटेन में जो सूती कपड़े का या कपड़े का जो उद्योग आगे बढ़ा, तो भारतीय कपड़े वालों पे बहुत बड़ा असर पड़ा। पहली चीज़ तो ये है, फर्स्ट क्या चीज़ थी? पहली चीज़ तो ये है कि जो भारतीय लोग थे या भारतीय कपड़े को यूरोप में, कहाँ, यूरोप और अमेरिका में किससे मुकाबला करना पड़ रहा था? क्योंकि यूरोप अमेरिका में ब्रिटेन का भी कपड़ा पहुंच रहा है और भारत का भी कपड़ा पहुंच रहा है, तो कंपटीशन हो गया और बहुत मुश्किल होता था। क्योंकि ब्रिटेन का कपड़ा जो है वो सस्ता भी हो रहा था क्योंकि वो मशीनों से बनता था। और दूसरा प्रॉब्लम जो आई वो ये था कि भारत से जो इंग्लैंड में कपड़ा भेजना था, मतलब भारत से जो हम ब्रिटेन कपड़ा भेज रहे थे, उसमें बहुत दिक्कतें आई। यानी भारत से इंग्लैंड में निर्यात में बहुत दिक्कत आई। उसका कारण ये था कि जो इंग्लैंड वालों ने, उनके सरकारों ने बहुत बड़ा इस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी थी, सीमा शुल्क लगा दिया था। तो जो कपड़ा जाता था वो इतना महंगा हो जाता था। पहली चीज़ तो आप भेज ही नहीं पा रहे हो, भेज रहे हो तो इतना महंगा भेज पड़ रहा है, आपको टैक्स इतना लेना पड़ता था। तो ये दोनों ही कारण से बड़ी दिक्कतें हुई, राइट। अब आप देखिए कि हुआ क्या कि इंग्लैंड ने, क्योंकि भारत के कुछ परंपरागत वो थे, मार्केट थे, जैसे आपका हो गया अफ्रीका का मार्केट हो गया, अमेरिका का मार्केट हो गया, यूरोप का मार्केट हो गया। इंग्लैंड ने ये सारे मार्केट से धीरे धीरे भारत को बाहर कर दिया। और जैसे ही बाहर किया, इन लोगों को क्या होगा, ये तो यही काम कर रहे हैं ना, ये बेचारे बेरोजगार हो गए। केवल बुनकर, केवल वीवर नहीं हुए, उनसे जितने भी लोग हैं वो सब के सब बेरोजगार हो गए। और मैंने आपको क्या बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट जगह क्या है, ये वाली। सबसे ज़्यादा मार पड़ी बंगाल के जो लोग थे, वीवर्स थे, उनको सबसे बड़ी
दिक्कत हुई, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात थी कि बंगाल जो भी जगह थी ना, वहाँ पर जो एजेंट्स थे वो क्या करते थे, पहले ही पैसा दे देते थे कि आप उगाओ और ये काम करो, ये कपड़ा लो, इसके लिए हम पहले ही पैसा दे दे रहे हैं, आप इसको काम करना शुरू करो। तो जो एडवांस मिलता था उसी से तो काम बनता था, या क्या है, पेशगी जो मिलती थी। तो क्योंकि अब किसी ने भी पेशगी देना बंद कर दिया, तो जब पेशगी नहीं मिलेगी तो बेचारे कहाँ से काम करेंगे। तो इन्होंने, बुनकरों ने बहुत ज़्यादा सरकारों से बोला या सरकार से अपनी गुहार लगाई कि सर हमारी हालत ख़राब हो रही है, कुछ तो करिए। तो इसमें आप देखेंगे कि पहला तो यह है, हम भूखों मर जाएंगे। इसमें क्या हुआ कि 1823 की बात कही गई है, 12,000 बुनकरों ने एक लेटर लिखा और उन्होंने ये बता दिया कि ये हमारे साथ बहुत दिक्कत हो रही है, हमारे जो औरांग हैं ये सारे के सारे जितने हमने वो लिए, क्योंकि किराए पे लिए थे ना, जो बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं, हमारे पुरखे ये काम करते थे, आज हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, हम भूखे मर जाएंगे, ये बताया इन्होंने इस कारण से। दूसरा ये था कि 1828 में एक इसमें बताया गया है, एक विधवा है और विधवा की कहानी बताई गई थी। उन्होंने ना समाचार दर्पण में, एक बंगाली अखबार छपता था, वहाँ पर ये लेटर लिखा और कहा कि मेरी ये जो दुर्दशा है इसको आप छापिए। तो उन्होंने जो छापा उसमें बताया गया था कि ये एक लेडी है जो कताई, मैंने कहा ना लेडीज़ जो काम करती थी सूत काटने का, तो सूत काटने का ये काम करती थी। और इन्होंने ये भी लिखा कि जब मैं इनकी 22 साल की उम्र थी तभी इनके पति का देहांत हो जाता है। इनकी 3 बेटियां हैं और क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं था, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि पति का देहांत हो गया, उनको सब चीज़ें बेचने लगी उसका श्राद्ध करने के लिए, लास्ट राइट जिसे कहते हैं। तो ये जो तकली और चरखा वाला काम है उससे वो जिंदा रही, क्योंकि उससे उनको पता चला कि भाई मैं कुछ कर सकती हूँ। और फिर लोग, बड़ा अच्छा काम चलने लगा इनका। तो 28 रुपये इन्होंने जमा कर लिए। सोच लीजिए उस ज़माने में 28 रुपये हो सकते 28,000 के बराबर होते हो। तीनों बेटियों की इन्होंने शादी कर दी और उसके बाद अब ये दोनों ही हैं, मतलब जो महिला है और उनकी जो सास है, यही रहते हैं। और आज जो सिचुएशन आ गई है, दोनों ही दाने दाने को तरस रही है, मतलब इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। क्योंकि अगर जो ये सूत बनाती भी है तो 100 रुपये का बनाती है तो 25 रुपये में भी कोई खरीदने को तैयार नहीं, 1/4 रेट हो गया इसका। तो भाई अगर ये नहीं होगा, हमारी हालत ठीक नहीं होंगे। लोग कहते हैं कि जो विलायती कपड़ा है उसके कारण हमारा ये सारा का सारा जो वो है वो बंद हो गया है काम, तो हम बिल्कुल मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, हमारी हालत बहुत ख़राब है। तो ये इन्होंने लिखा था। लेकिन अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ है। हुआ ये कि 1830 पूरा हिंदुस्तान, अगर मैं हिंदुस्तान को बनाऊं तो यहां सारे कपड़े जो थे वो सारे के सारे वो ब्रिटेन के कपड़े आ गए, राइट। अब सोचिए 1880, मतलब 50 साल बाद तो ये हो गया कि जितना हिंदुस्तानी कपड़ा पहन रहे थे, 2/3 कपड़ा पूरा का पूरा वो ब्रिटेन का कपड़ा पहन रहे थे। पूरे हिंदुस्तान के जो लोग कपड़ा पहन रहे थे वो हिंदुस्तान का नहीं, 2/3 कपड़ा वो ब्रिटेन का पहन रहे थे। अब सोचिए कि जो बहुत सारी महिलाएं जो सूत काट कर काम चला रही थी, जो मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल भी दिया, जो सूत काट के काम चला रही थी, उनकी क्या हालत होगी। वो तो बेचारी मतलब बेरोजगार हो गई। लेकिन एक बात चीज़ है वो समझने की ज़रूरत है कि हथकरघा कभी ख़त्म नहीं हुआ। जो हाथ का काम है ना, ये कभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि कई बहुत ऐसे इसमें डिज़ाइन होते हैं, बहुत जटिल, जिसे हम कहते हैं जटिल या मनभावन, बहुत स्पेशल डिज़ाइन होते हैं। किनारे वाली साड़ियाँ होती हैं या कुछ उसमें ठप्पे वाली चीज़ें होती हैं, वो सब तो आप मशीनों से नहीं बना सकते। तो चाहे आप रईसों की बात करें या मध्यम वर्ग की बात करें, कई ऐसे कपड़े थे जो आज भी, मैंने कहा ना 2/3 ब्रिटेन का कपड़ा पहने थे, इसका मतलब 1/3 अभी भी हिंदुस्तान में बना कपड़ा पहन रहे थे। तो रईस हो गया, मध्यम वर्ग को अभी भी बहुत सारा ऐसा कपड़ा था जो वो चाहते थे, वो वाला जो हाथों से बुना हुआ हो। जैसे जो मोटा कपड़ा बनता था वो मशीनों से नहीं बनता था। मोटा कपड़ा जो हमारे हिंदुस्तान के गरीब पहनते थे वो मशीनें नहीं बना पाती थी, इसलिए गरीब हो गए और बाकी कई ऐसे स्पेशलाइज कपड़े हो गए, वो अभी भी चल रहे थे, बन रहे थे। तो हथकरघा कभी भी ख़त्म नहीं हुआ पूरा। अब मैं आपको बताऊं कि ज़रा पश्चिमी भारत में आपको मैं शोलापुर पे ले जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और आपको मैं यहाँ मदुरई ले जाऊँगा। ये मदुरई है। ये इसकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कहें कि बुनकरी के केंद्र बन के उभरे। इनको दिखा दूँ आपको। अब देखिएगा कि मैं आपको इस जगह की बात कर रहा हूँ। शोलापुर जो है वो महाराष्ट्र में आता है, ध्यान रखिएगा। शोलापुर कहाँ आता है? महाराष्ट्र में आता है। और मदुरा क्या हो गया? यहाँ पर आता है। आपको याद है मदुरई कहाँ हो गया? ये मदुरई इधर, ठीक है, ये मदुरई हो गया और शोलापुर यहाँ आता है। तो शोलापुर और मदुरई जो हो गया आपकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन के उभरे, क्योंकि ये बहुत सेंटर पॉइंट थे, राइट। इसके बाद क्या हुआ
कि राष्ट्रीय आंदोलन या नेशनल मूवमेंट जब हुआ तब हमारे गांधी जी साहब आए, महात्मा गांधी जी, उन्होंने आह्वान किया, उन्होंने ये सबसे रिक्वेस्ट की कि जो इम्पोर्टेड कपड़ा है, इम्पोर्टेड टेक्सटाइल है या आयातित कपड़ा जो है उसको आप बिल्कुल बहिष्कार करें, इसका यूज़ करना बिल्कुल ख़त्म करें, और हाथ से जो कपड़ा गूंधा गया है, हाथ से जो सूत काता गया है या कपड़े बनाए गए हैं उसका आप उपयोग करिए। बेसिकली उन्होंने इतना इसको पॉपुलर किया कि जो खादी है वो आज भी राष्ट्रभक्ति का एक वो बन गया, एक सिंबल। आप भी देखिए सारे नेता जो है वो खादी पहनते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो राष्ट्रवादी दिखना चाहते हैं। ओके, तो इतना खादी और इतना चरखे का इन्होंने वो किया महात्मा गांधी जी ने कि फाइनली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने जो तिरंगे का एक डिज़ाइन बना था उसके सेंटर में ये आ गया, क्या, चरखा। अब सोचिए आप कि 1931 की बात कर रहा हूँ, ये सब जो बाकी पार्टियां हैं तो आजकल में आई हैं, जो कांग्रेस पार्टी है वो बहुत वही असली जिसने हमें स्वतंत्रता दिलाई है और उसी ने सारे काम किए हैं। तो 1931 में इस बहुत मायने रखते हैं कि उनके सेंटर पे, उनके फ्लैग के सेंटर पे ये चरखा आ गया। कितना इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुई, अब आप सोच लीजिए, इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि जो बेचारे बुनकर थे उनका क्या हुआ, जिनको काम नहीं मिल रहा था, कई तो बेचारे खेतीहर मजदूर बन गए, यानी कि लैंडलेस लेबर बन गए, कई शहरों की तरफ चले गए, कई जो है बाहर चले गए, फिजी वगैरह चले गए, है ना, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग वहाँ चले गए, कोई कीनिया चला गया, कोई तंजानिया चला गया काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ प्लांटेशन थे। और कई लोग क्या है, क्योंकि अब देखिए बम्बई, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर, कानपुर, यहाँ पर बहुत सारे जो कारखाने खुल गए थे, वहाँ पर चले गए, वहाँ उनकी नौकरी मिल गई। तो मैं आपको ये जगह बता रहा हूँ, ये सारी कॉटन टेक्सटाइल और वुलन टेक्सटाइल है, सिल्क टेक्सटाइल है। तो पूरे यहाँ जहाँ टेक्सटाइल की बात कर रहा हूँ मैं, उस ज़माने में लोग यहाँ पर गए, उन्होंने जहाँ ये खुली मिले वहाँ पर वो काम करना शुरू किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके। सूती कपड़ा मिलों का उदय, तो जितने कपड़ा मिल थे, कपड़ा मिल का मतलब होता है जहाँ पर कपड़ा बनता है और बहुत भारी तादाद में बनता है। तो भारत में जो पहली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, भारत में जो पहली सूती कपड़ा मिल, ऐसा इंडस्ट्री समझ लीजिए जहां पर सूती कपड़ा बनता है, कॉटन टेक्सटाइल बनता है, तो पहला जो भारत में सूती कपड़ा मिल बना या उसकी स्टैब्लिशमेंट हुई वो ही 1854 में, कहा, बंबई में। ये बस आपको ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, हुआ ये कि जितने भी पॉइंट थे जहां से बंदरगाह था या ये कहें कि आयात निर्यात होता था, तो बंबई, ये जो बंबई मैंने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह था और यहीं से आयात निर्यात हुआ करता था। ये देखिएगा आप, यहां की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हुआ ये कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, मतलब 1800 से आगे की बात कर लीजिए, भारत से कहां कहां, इंग्लैंड और चाइना, चीन, तो जो कच्चा कपास का निर्यात होता था, यानी अभी कपास केवल कच्चा है, अभी इसमें कोई ना धागा बना है ना कपड़ा बना है, उसके लिए बॉम्बे जो था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर आ जाती है कि कपास की खेती कहां होती है, कपास की खेती जो होती है वो काली मिट्टी में होती है। कहां? काली मिट्टी में। और ये जो इलाका है, ये जो पूरा इलाका है, उसके बहुत पास में आपका जो मुंबई है वो पड़ता है। ये पूरा बेल्ट मैं कह रहा हूं, ये पूरा बेल्ट। तो उससे क्या होता था कि आराम से कच्चा माल जो है यहां से बनता था और यूं इस पोर्ट के जरिए वो आगे चला जाता था। यहाँ पर कपास की खेती होती थी, इसलिए कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। एक चित्र मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा, ये कपास का ही कारखाना है और इसमें ये 1900 की बात मैं कर रहा हूं, ये 1900 में चित्र लिया गया है, लेकिन केवल ये दर्शाने के लिए ये आपको चित्रण किया गया है कि जो इसमें काम कर रही हैं वो महिलाएं हैं। क्योंकि कताई विभाग में जो कताई का काम होता था, देखिए पहले आपको तो धागा बनाना होता है और धागे के बाद ही तो फाइनल कपड़ा बनेगा, तो कताई से धागा बनता है। यहां पर कताई विभाग में ज्यादा से ज्यादा मजदूर महिलाएं होती थी और जहां पर बुनकारी होती थी, जहां पर एक्चुअल कपड़े की बनावट होती थी, वहां पर पुरुष काम करते थे, आदमी काम करते थे। अब देखिए, जैसे मैंने 1900 का एक चित्रण दिया आपको, तो 1900 तक आते आते क्या हुआ, बॉम्बे में अकेले 84 कपड़ा मिल हो चुकी थी। और जितनी भी थी इनमें बहुत सारी, मैक्सिमम जो थी वो किन की थी, उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो पारसी लोग थे और गुजराती लोग,
ये जो व्यवसायी थे, ये इन लोगों की बहुत सारी ये मिलें थी जिनको ये ओन करते थे। और बेसिकली क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो इंग्लैंड ये व्यापार करते थे और करते थे चाइना। तो चीन के व्यापार से इन्होंने काफी पैसा कमाया, किन्होंने, पारसियों ने और गुजराती जो ट्रेडर्स थे, व्यवसायियों ने। अब इसके बाद क्या हुआ, अहमदाबाद में कब खुला? अहमदाबाद में जो पहला कारखाना है वो खुला 1861 में। इसी तरीके से 1861 की बात बताई मैंने अहमदाबाद की, और 1862 एक ही साल बाद ये कहां खुला? आपको यूनाइटेड प्रोविंसेस पता है, जो कि आज का उत्तर प्रदेश है, वहां पर कानपुर में, कहां पर? कानपुर में 1862 में खुला। ठीक है। हुआ ये कि जब आप मिल खोलेंगे या जैसे मिल बढ़ती चली जाएगी, मिलें बढ़ती चली जाएंगी, आपने देखा यहाँ पर कितने सारे लोग काम कर रहे हैं एक ही मिल में, तो अब मजदूरों की जरूरत पड़ने लगी। तो बहुत सारे जो मजदूर हैं, वो जो जगह मैंने आपको बताई, केवल यही जगह नहीं बताई, मैं आपको ये सारी इंडस्ट्रीज बता रहा हूँ। ये सारे पॉइंट जो है इंडस्ट्रीज के हैं। देखिए, कॉटन टेक्सटाइल, वुडन टेक्सटाइल और अब वुलन टेक्सटाइल और सिल्क टेक्सटाइल। तो यहाँ पर लोग जाने लगे, यानी कि गरीब काश्तकार हो गए या कोई दस्तकार हो गया या कोई खेतीहर मजदूर या कामगार है, ये सारे के सारे शहरों में काम करने के लिए, मिल में काम करने के लिए चले गए। तो शुरुआत में जब हुआ, जब ये सब काम हो रहा था, तो कपड़ा कारखाने जो थे, जो मिल मैंने बताया आपको, उनको बहुत सारी समस्याओं से रूबरू होना पड़ा। सबसे पहली समस्या क्या थी? सबसे पहली समस्या तो ये थी कि जो ब्रिटेन से कपड़ा आ रहा है, भारत में बन रहा है और ब्रिटेन से कपड़े आ रहे हैं, इससे जबरदस्त मुकाबला यानी कंपटीशन इनको सहना पड़ा। और दूसरी चीज ये थी कि बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, मान लीजिए अगर कोई चीज बाहर से आ रही है और गवर्नमेंट चाहती है कि मान लीजिए एक्स चीज आ रही है और एक्स चीज को यहां पर पनपना देना चाहते हैं, उसको चाहते हैं कि भाई यहाँ के जो लोग हैं जो एक्स पैदा करते हैं, एक्स चीज कुछ भी हो सकती है, चलिए कपड़ा ही मान लीजिए, कपड़ा पैदा करना चाहते, कोई कपड़ा पैदा कर रहे हैं जो लोकल लोग, उनको अगर प्रमोट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि जो बाहर से आ रहा है यहां पर लगा देंगे हाई टैक्स, मतलब इसे कहते हैं सीमा शुल्क। जबरदस्त सीमा शुल्क लगा दिया करते हैं, गवर्नमेंट ऐसा करती है। तो क्या बाहर वाले वैसे ही बहुत कम भेजेंगे, और यहाँ के लोग, बाहर वाले जब इतना सीमा शुल्क लगेगा तो महंगा होगा वो कपड़ा या कोई भी चीज जो महंगी होगी। ये चीज हमेशा कोई गवर्नमेंट करती है। ओके, औद्योगिकरण का को बढ़ावा देती है कोई भी सरकार ऐसे करके। लेकिन हुआ क्या है कि हमारे यहाँ तो ब्रिटिश सरकार थी, हमारे यहाँ औपनिवेशिक सरकार थी। उसने क्या किया कि उसने जो स्थानीय, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि स्थानीय जो उद्योग है उसको कभी भी सुरक्षा नहीं दी, कभी सुरक्षा नहीं दी। ठीक है। लेकिन हुआ ये कि भारत में जो वाकई में वस्त्र का उत्पादन हुआ, ये कहे भारत में जहां पर लहर चली औद्योगिक तौर पे, मतलब बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पे जो कॉटन टेक्सटाइल आगे बढ़ा, वो कब बढ़ा? वो हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, उसमें हुआ ये कि ब्रिटेन से जो हमारे यहाँ कपड़ा आता था, एक तो ब्रिटिश साम्राज्य था हमारे यहाँ ही, तो कोई सीमा शुल्क लगता नहीं था, इंडिया में आता था और भरसक तरीके से बिकता था, लोग खरीदते भी थे इसको। लेकिन हुआ ये कि ब्रिटेन जो है वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया। अब जब वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ तो इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन में जो कपड़ा बन रहा है वो तो इन्हीं वर्ल्ड वॉर के काम में लग गया। ठीक है जी। तो अब सैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या किया जाए, ब्रिटिश अपना कपड़ा यहां भेजेगी। तो तब जो भारतीय जो कारखाने थे उनको मौका मिला कि भाई अपना किसी तरीके से उत्पादन बढ़ाएं, बकायदा उनकी जरूरत, यहाँ की जरूरत पूरी करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहाँ जो थी उसने कहा भारतीयों को कि भैया अब तुम अपना उत्पादन बढ़ाओ, इस तरीके से उत्पादन बढ़ाओ। ठीक। अब हम बात करने वाले हैं टीपू सुल्तान की तलवार और वुड स्टील। उससे पहले मैं आपको एक शब्द बताऊंगा, वो है प्रगलन। प्रगलन क्या होता है? इसे हम कहते हैं अंग्रेजी में स्मेल्टिंग। क्या कहते हैं? स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पत्थर है या कोई चट्टान है, इसको आपने बहुत जबरदस्त गर्म किया और इसमें एक्स वाई जेड ऐसे करके मेटल हो सकता है। तो एक्स मेटल अलग निकल आएगा, धातु वाई अलग निकल आएगा, जेड अलग निकल आएगा। तो होता यह है कि पिघलाने से एक प्रॉपर टेम्परेचर पे जो मेटल निकालने की, धातु निकालने की जो प्रक्रिया है, इसी को स्मेल्टिंग कहते हैं। अब तलवारें किससे बनती है ना? पहले तो आयरन से बना करती थी, स्टील तो बाद में आया, पहले लोहे से बना करती थी। तो टीपू सुल्तान के तलवार और वुड स्टील के बारे में आपको बताऊंगा। पहली चीज सही समझ लीजिए कि ये जो कहानी शुरू हो रही है वो टीपू सुल्तान से शुरू हो रही है।
क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम लोग पहले ही इसमें काफी आगे थे। तो टीपू सुल्तान, आपको जैसे मैंने पहले बताया था, 1799 तक इन्होंने मैसूर पे शासन किया। इसके पहले हैदर अली इनके पिताजी किया करते थे, और अंग्रेजों से इन्होंने तकरीबन 4 लड़ाइयां लड़ी, और आखिर में बेचारे ये जो टीपू सुल्तान आप देख रहे हैं, 4 लड़ाई लड़ने के बाद, जिसे हम एंग्लो मैसूर वॉर कहते हैं, उसके बाद ये आखिर में जब इनका देहांत हुआ, इनको मारा गया, तो इनके हाथ में ये तलवार थी। ठीक है, और ये जो तलवार है, ये बड़ी विश्व विख्यात तलवार है इनकी, मतलब ऐसी जबरदस्त तलवार है। और आज ये इंग्लैंड में है, लेकिन उसके बाद जब इंग्लैंड गया, उसके बाद हमारे माल्या साहब इसको खरीद के भी ले आए। माल्या जानते हैं आप, विजय माल्या, वो इसको खरीद के भी ले आए थे। तो हुआ ये कि मैं तलवार की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये जो तलवार थी ना इनकी, इस तरीके की तलवार, वो ऐसी थी। ये तलवार का ही मैं थोड़ा सा चित्रण दिखा रहा हूं। ये इतनी तेज थी, इसकी धार इतनी तेज होती थी, और इतनी सख्त, इतना स्ट्रांग, इतना स्ट्रेंथ होती थी इनकी तलवार में, या फिर यहाँ ये जो तलवार यूज करते थे, अगर कोई दुश्मन है तो अगर उसने कवच भी पहन रखा है, लोहे का कवच भी पहन रखा है, तो उसको भी ये तलवार चीर देती थी, मतलब अंदर घुस जाती थी। तो आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता था भाई, यहां लोहे के अंदर कैसे घुस जाती थी? तो ये काम है कार्बन का। कार्बन एक कंपाउंड है, ठीक। जो कार्बन होता है, उसको जब हम आयरन के साथ, Fe के साथ मिलाते हैं, आयरन के साथ, तो ये जो गुण है, कार्बन की मात्रा अगर आप डालेंगे तो उसके साथ पैदा होता है स्टील। मतलब जब आयरन देखिए, स्टील तो बेसिकली आयरन का ही तो फॉर्म है। तो आयरन में जब आप या कार्बन को एंटर कराएंगे या उसको मिलाएंगे, तो उससे जो स्टील ये पैदा करते थे या बनाया जाता था, वो पूरे साउथ इंडिया में बनाया जाता था। और ये जो चाहे धातु का है, उससे तलवार बनाए या कुछ भी बनाए, वो इतना स्ट्रांग होता था। तो इस स्टील को कहते थे वुड स्टील। क्या कहते थे, ये ध्यान रखिएगा, इस स्टील को कहते थे वुड स्टील। और तलवार बड़ी लहरदार, इस तरीके से जैसे आप देखते हैं शेप उसका बनता है, एक लहरदार बनती थी, बड़ी पैनी होती थी। तो ये जो मैंने आपको कहानी बताई ना, उसका एक पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। पहले तो आप समझ लीजिए, ये वाकई में टीपू सुल्तान की तलवार है, ठीक। टीपू सुल्तान की तलवार का जो यहाँ पर आप देखेंगे, जहां पर हत्था है, जो मूठ जिसे कहते हैं, जहां पर वो पकड़ते होंगे, यहाँ पर कुरान की आयतें लिखी हैं। और कुरान की आयतें जो युद्ध में कि भाई जीतेंगे, और इस तरीके की कुछ चीजें इसमें लिखी हुई है। यहाँ पर आप देखिएगा शेर का सिर है, शेर मैसूर कहा जाता था इनको, टीपू सुल्तान साहब को। ये टीपू सुल्तान साहब है। अब जो मैं वुड्स बता रहा हूं ना, ये देखिएगा, ये वुड्स है। तो ये अच्छा वुड्स जो था ना, इस तरीके का दिखता था। और ये जो वुड्स है, वुड्स स्टील, ये हमारे पूरे साउथ इंडिया में बनाया जाता था, राइट। तो हुआ ये कि टीपू सुल्तान की जब मृत्यु हो गई, उसके 1 साल के बाद, 1800 की बात मैं कर रहा हूं, एक साहब आए, और उनका नाम था फ्रांसिस बुकनन। मैसूर की यात्रा ये कर रहे थे, और उनका नाम है फ्रांसिस बुकनन। तो मैं इनका चेहरा दिखाऊंगा। इन्होंने बहुत सारी चीज बताई इस वुड्स के लिए। ये जो फ्रांसिस बुकनन देख रहे हैं आप, इन्होंने इस वुड्स के बारे में बहुत सारी बात बताई, वुड स्टील के बारे में बहुत सारी बात बताई। उन्होंने ये कहा कि पूरे साउथ इंडिया में, खासतौर पे मैसूर में, सैकड़ों ये प्रगलन, यानी प्रगलन क्या हुआ, मैंने आपको बताया था, ये स्मेल्टिंग, इसकी भट्टियां थी, और उससे जो वुड स्टील है, WS लिख रहा हूं, वो बनाया जाता था। तो होता यह था कि लोहा, जैसे मैंने कहा आयरन, Fe या लोहा इसको कह लें, इसको चारकोल, काठ कोयला कहते हैं, चारकोल के साथ मिलाकर छोटी छोटी जो मिट्टी की जो हंडियां थी ना, उसमें ऐसे करके रख दिया जाता था। और उसके बाद तापमान का जो टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता था, और फाइनली जो चीज बनती थी वो आपकी वुड्स स्टील निकल के आती थी। और ये तलवार बनाने के लिए कहां कहां भेजते थे, ये पश्चिमी हो गया और पश्चिम मध्य एशिया, दोनों जगह भेजा जाता था। ओके, तो ये बुकनन साहब ने बताया, मैं आपको जरा बता दूं कि ये भट्टियां किस तरीके से होती थी। ये इस तरीके से होती थी, ये ब्रिक थी, सर्कुलर क्ले ब्रिक है, यानी ये बनी तो उससे ईंटों से ही है। और यहां पर आप देख रहे हैं चारकोल, मैंने भी आपको जो बताया, ठीक है, काठ, यहाँ पर एक बड़ा अच्छा शब्द लिखा है उसके लिए, चारकोल आपको ध्यान रखना चाहिए। इसका नाम इन्होंने काठ कोयला रखा है, तो ये काठ कोयला हो गया, यहां से ये चीज निकल के आती थी। और यही जो चीज है ना, स्मेल्टिंग के थ्रू आपका जो कंटेंट बनता था, वही वुड्स की बात हो रही है। तो वुड्स आया कहां से है, ये बताया गया है कि वुड्स जो है कन्नड़ में
उक्कू, उक्कू हो गया। इसी तरीके से तेलुगु में हुक्कू, तमिल में और मलयालम में, दोनों में उरुक्कू। यानी ये सब जो मैं अलग अलग भाषा में बता रहा हूं, इनका मतलब स्टील ही होता है। तो ये बताया गया है कि ये इसका ना बिगड़ा हुआ रूप है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता कि उक्कू, हुक्कू और उरुक्कू, मतलब उक्कू, हुक्कू और उरुक्कू से वुड्स कैसे बनेगा, ये तो खैर सोचने का विषय है, लेकिन यही बताया गया है कि इसी से वुड शब्द निकला है, राइट। अब हमारा जो स्टील था वो केवल हमारे देश में ही फेमस नहीं था, बल्कि मैं आपको बताऊं, ये जो साहब है, इनको देखिए बहुत ध्यान से, बहुत बड़ा नाम है ये है माइकल फैराडे। ये जो माइकल फैराडे है, इन्होंने, पहले मैं इसको बता दूं कि एक तो इन्होंने बिजली का आविष्कार किया, और जो विद्युत चुंबकत्व है, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे, इन साहब ने अकेले ने, इन साहब ने सोचिए कि हमारा जो वुड स्टील था या वुड स्टील, उसको 4 साल तक 1818 से लेकर 1822 तक इन्होंने 4 साल उसका बकायदा अध्ययन किया है। ओके, लेकिन फिर उसके बाद ये जो वुड्स है, वुड स्टील की बनाने की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे खत्म होने लगी, और उसका कारण ये था कि जो इंग्लैंड से लोहा और इस्पात, आयरन और स्टील आ रहा था, जो ब्रिटेन से, उसने इसकी जगह ले ली वुड स्टील की। अब बात यह है कि क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि हम लोग जो बनाते थे, जैसे गांव की जो उजड़ी भट्टियों की बात इन्होंने कही है, इसमें एक शब्द आएगा धौंकनी। धौंकनी मतलब होता है हवा फेंकने का यंत्र। अब देखिए, यहां पर आप भट्टी देख रहे हैं, इसको हवा चाहिए तभी आग जलती रहेगी। तो यहां पर इस बंदे ने यहां पर एक जो धौंकनी ले रखी है, इसको ये दबाते हैं, पहले खोलते हैं, ऐसे खोलेंगे तो हवा भर जाएगी, फिर दबा देंगे तो हवा यहां से निकल के आएगी। तो ये जो चीज है, इसी को धौंकनी कहते हैं। ब्लोअर मतलब एक तरीके से हवा ब्लो करती है, तो यहाँ आप आग लगती है तो आप लोहे पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ की जो बात इन्होंने बताई है वो ये है कि जो वुड स्टील उत्पादन है, इसके लिए ना बहुत स्पेशलाइज टेक्निक होती है, लोहे की परिशोधन, तभी तो स्टील बन के आता है। और बिहार और मध्य भारत का जो जितने भी जिले थे, उसमें आपको स्मेल्टर, ये जो काम करते थे, वो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो लोहा बनाने के लिए, जो लोहा अयस्क है, मतलब आयरन ओर से ही लोहा बनता है, वहां से उनको बहुत बड़ा भंडार मिलता था, तो वहां से ये लोहा बनाते थे। और उससे क्या होता था कि भाई औजार और साधन बना लिया उन्होंने। और जो भट्टियां थी, मैंने जैसे बताया आपको, ये स्पेशली बताया गया है कि ईंट की भट्टियां थी, ध्यान रखिएगा, ये स्पेशली इसमें मेंशन किया हुआ है कि जो भट्टियां थी वो ईंटों से बनी होती थी। तो ये जो मैंने आपको बताया, इसको धौंकनी कहते हैं या बेलोज कहते हैं अंग्रेजी में। ये जो बेलोज है, ये कौन चलाता था? ये महिलाएं चलाती थी। कौन चलाते थे? महिलाएं धौंकनी चलाती थी। और जो स्मेल्टिंग का काम करते थे, प्रगलन का जो काम करते थे, वो पुरुष काम करते थे। यहाँ एक चित्र दिया हुआ है, ये बिहार का एक लोहा कारीगर दिखाया गया आपको, पालामऊ, बिहार। तो 19वीं सदी के अंत तक ना, ये जो प्रगलन स्मेल्टिंग वाला जो काम है, जिससे वुड्स बनाया जाए, जो भी लोहा आयरन ओर से बनाया जाए, वो सब बिल्कुल खत्म हो गया। तो उसके कारण बहुत थे। एक कारण ये तो था कि जो अंग्रेजों ने नए नए कानून बनाए थे ना, वो बड़े दुखदायी थे। वो ये था कि पहली चीज कि आप जंगल में नहीं जा सकते। जो उन्होंने जो फॉरेस्ट लॉज बनाए थे, उसके तहत कोई भी जंगल नहीं जा सकता। अब जंगल नहीं जाएंगे तो लकड़ी कहां से आएगी, मतलब चारकोल कहां से आएगा? ठीक है, चारकोल नहीं आएगा तो फिर कैसे आप आग लगाओगे, कैसे स्मेल्टिंग का प्रोसेस, तो सब इसी से, लकड़ी से ही होता है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा ये है कि आप जब जहां नहीं जाएंगे तो आपको लोहा आयरन ओर कहां से मिलेगा? लोहा तो वहीं से मिलता था ना, तो कोयला भी नहीं मिल रहा है और लोहा आयरन ओर भी नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये काम वैसे ही बंद होने कगार पे आ गया। और दूसरा ये था कि अगर कोई चोरी छिपे भी जा रहा है तो कितने दिन तक जाएगा? तो फिर लोगों ने अपने आजीविका के लिए, अपने ना जिंदगी चलाने के लिए दूसरे साधन ढूंढ लिए। मैं आपको यहाँ पर भी बताऊंगा क्या हुआ। अब कई क्षेत्रों में सरकार ने अनुमति तो दे दी कि चलो भाई ये क्षेत्र है, तुम आ जाओ अंदर, है ना। लेकिन होता यह था कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थे, वो हर एक भट्टी के लिए, जितनी भी भट्टियां थी, हर एक भट्टी के लिए टैक्स लेता था, बहुत भारी कर लगाता था। अब इतना भारी टैक्स है, आप 100 रुपए का टैक्स लगाओगे और आमदनी हो रही है 50, तो कौन काम करेगा? इसलिए उन्होंने ये सब काम धीरे धीरे बंद हो गया। अच्छा, एक और चीज हुई कि 19वीं शताब्दी का जो आखिर था, मतलब 1880 के बाद समझ लीजिए, ब्रिटेन से जो आयरन ओर है, जो हमारा लोहा आयरन और ओर कहें, या फिर
आयरन स्टील का है, वो सब आने लगा था। तो उससे क्या हुआ, जो भारतीय लुहार है वो इसी को यूज करके अपने बर्तन और औजार बनाने लगे, उन्होंने अपना काम छोड़ ही दिया। ठीक है, तो क्योंकि जो स्थानीय प्रगल्भ जो थे, जो लोकल स्मेल्टर्स थे, उनके लोहे की मांग तो एकदम खत्म हो गई क्योंकि इंग्लैंड से आ रहा था। एक और चुनौती आई, मैं अभी आपको बताता हूँ चुनौती क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चित्र दिखाऊंगा। ये लौह प्रगल्भ जो हो गए, यानी कि जो आयरन स्मेल्टर्स है, उनका अगरिया समुदाय है। ये जो अगरिया समुदाय है, ये यही काम किया करता था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर इतने ज्यादा ये कहें कि अकाल पड़े, इन बेचारों को यहाँ से जाना पड़ा और जाके कभी भी इन्होंने वापस नहीं आए, और या कहें कि कभी भट्टी अपनी नहीं जलाए, केवल फमाइन के कारण जो बार बार अकाल पड़ रहा था। हिंदुस्तान में, भारत में कैसे लोहा और इस्पात, आयरन एंड स्टील कारखाने शुरू हुए, उसकी एक कहानी है। ये बात है 1904 की। हुआ ये कि अप्रैल का महीना था, गर्मी का महीना था। ये जो आप साहब देख रहे हैं, इनका नाम है, ये अमेरिकी है, इंग्लिश नहीं है, ये अमेरिकी है, और ये है जियोलॉजिस्ट, और इनका नाम है चार्ल्स वेल्ड। क्या नाम है? चार्ल्स वेल्ड। ये जो साहब है, ये इनके बेटे हैं। और किनके बेटे हैं? बहुत बड़ा नाम है, जमशेदजी टाटा के जो सबसे बड़े बेटे हैं, इनका नाम है दोराबजी टाटा, और इनका नाम मैंने क्या बताया आपको? चार्ल्स वेल्ड। ये भूवैज्ञानिक थे, और जमशेदजी टाटा के बेटे आपके दोराबजी टाटा। अब ये छत्तीसगढ़ का इलाका है, वहां पर आयरन ओर यानी लौह अयस्क के जो भंडार है, उनकी खोजबीन करते हुए ये घूम रहे थे कि भाई कहीं ये आयरन ओर के डिपॉजिट हमें मिल जाए। अब हुआ ये कि ये तैयार थे, भाई हम काफ़ी अच्छा पैसा लगाने वाले हैं, और किसी तरीके से हमें अगर एक ऐसी जगह मिल जाए जहां हमें आयरन ओर के डिपॉजिट मिल जाए तो वहीं पे हम अपना सेटअप कर लेंगे। और इसके लिए ये बहुत पैसा खर्च कर चुके थे दोनों मिलके, टाइम भी खर्चा कर चुके थे, तो फिर भी इन्होंने अपनी तलाश जारी रखी। हुआ ये, एक दिन ऐसी मतलब लक की बात है कि ये जो वेल्ड साहब हैं और दोराबजी साहब हैं, ये एक गांव में पहुंचे। उन्होंने देखा कि कुछ औरत आदमी सर पे टोकरी रखकर, बहुत सारा सर पे टोकरी रख के आयरन ओर लेके जा रहे हैं। यानी आज इन्होंने देखा लोगों को, ग्रुप के झुंड सर पे टोकरी रखी हुई है और इसमें आयरन ओर रखा, यानी कि लौह अयस्क ले जा रहे हैं। ये कौन थे? ये वही है अगरिया ट्राइब। कौन है ये? देखिएगा, ये अगरिया ट्राइब है मध्य प्रदेश की, जो छत्तीसगढ़ में की बात हो रही है। और ये ट्रेडिशनल आयरन स्मेल्टर्स, इनका काम ही ये होता है कि भाई प्रगलन करते हैं लोहे का, मतलब आयरन ओर से, लौह अयस्क से लोहा निकालते हैं, इनका काम ही यही है। तो ये जो लोग थे, इनके पास ये पहुंचे, भाई ये तुम ठोकरी भर भर के कहां से ला रहे हो? तो इन लोगों ने कहा कि ऐसे कहीं उंगली दिखा दी कि वहां जाइए, वो जो पहाड़ है ना, वहां से हम लेके आ रहे हैं। अब ये लोग दौड़ के बिल्कुल पहुंच गए भाई वहां पर पहाड़ पे, और वहां जब गए तो ये पहाड़ी जो है, ये है, इसको कहते हैं रजहारा पहाड़ी। ये जो रजहारा पहाड़ी है, यहां पर ये पहुंचे, और ये दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में सबसे बढ़िया जो आयरन ओर है, लौह अयस्क जिससे लोहा निकलता है, उसका भंडार था ये, उसका भंडार। लेकिन परेशानी थी, यहां पर एक परेशानी ये थी कि यहां पर पानी नहीं था। और आप ध्यान रखिए कि आयरन एंड स्टील कंपनी के लिए पानी बहुत जबरदस्त चाहिए, इसकी मिल के लिए या इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारा पानी चाहिए। तो फिर काम तो इनका बन नहीं पाया, लेकिन इनको पता लग गया कि यहां मिल रहा है। और उसके बाद, क्योंकि मैं आपको छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, आज भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में है, तो भिलाई स्टील प्लांट में यहीं से आयरन ओर जाता है, गया, उसकी आपूर्ति यहीं से हुई। ठीक, फिर कुछ समय बाद हुआ ये कि एक जगह है जिसको मैं अभी नाम लेने वाला हूं, उसको जमशेदपुर कहा गया। तो जमशेदपुर आज जो है, वो जमशेदपुर में एक जगह को क्लियर किया गया बाकायदा, मतलब वहां के जो जंगल वंगल साफ किए गए, और वो जगह जो साफ की गई वो एक नदी के किनारे थी, और वो नदी है ये जो आप देख रहे हैं, वो स्वर्णलेखा नदी है। ये स्वर्णरेखा रिवर कर रहा है, एसआर कर रहा हूं। ये जो स्वर्णरेखा नदी है, उसके पास जंगल साफ करके एक प्लांट बनाया गया, एक बाकायदा प्लांट, क्या, एक पूरा एक शहर बसा दिया गया, एक पूरा सिटी बसा दिया गया, जिसको हम जमशेदपुर कहते हैं।
और किन के नाम पे बनाया गया? ये जमशेदजी टाटा, इनके नाम पे जमशेदपुर बनाया गया। तो यहाँ पर क्या था, एक तो स्वर्णलेखा जो नदी है उससे पानी भी मिल रहा था, और दूसरा है कि इसी के पास में जो आयरन ओर के डिपॉजिट है वो भी मिल रहे थे। और यहीं पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना हुई, और 1912 में यहां पर स्टील का उत्पादन शुरू हो गया। आप समझ में आया कहां से शुरुआत हुई हिंदुस्तान में? अच्छा, 19वीं सदी में यह था कि जो स्टील आता था, वो जो स्टील आ रहा है वो कहां से आता था? वो ब्रिटेन से बन के आता था। अब क्योंकि रेलवे का विस्तार बहुत ज्यादा हो रहा था, तो रेलवे लाइन तो बनती है लोहे से ही, है ना, तो उसकी बड़ी मांग थी। तो जब टिस्को की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन जो लोग रेलवे से जुड़े थे, अंग्रेज जो रेलवे से जुड़े थे, वो बिल्कुल एक्सपर्ट मानने को ही तैयार नहीं थे कि हमारे देश में भी कोई ऐसा लोहा बन सकता है, या अच्छे क्वालिटी का लोहा बन सकता है, या आयरन एंड स्टील बन सकता है। वो बिल्कुल तैयार ही नहीं हुए। लेकिन जैसी टिस्को स्थापना हुई, जो वर्ल्ड है उसके हालात बदलने लगे। कैसे? देखिए, 1914 में, या ये कहें कि टिस्को ने मौके पे चौका मारा। पहले मैं आपको थोड़ा ये बता दूं, ये बताना जरूरी है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये स्वर्णलेखा नदी है, और इसके आगे आप जो यहाँ देख रहे हैं, ये टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री जो कंपनी कहलाई बाद में 1940, टिस्को जिसको हम कहते हैं। अब आप देखिएगा कि 1914 में क्या हुआ, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो उसकी शुरुआत हुई। अब ब्रिटेन से जो लोहा आता था, हम लोग रेलवे वगैरह के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते थे, तो ब्रिटेन से अब जो लोहा था वो आना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि वो जाना था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाना था, बहुत सारी गिरावट आ गई। तो पटरियों के लिए लोहा कहाँ से आएगा? रेलवे की तो विस्तार हो ही रहा था। तो अब टिस्को की बारी आई, तो इन्होंने कहा टिस्को को, कि ब्रिटेन वालों ने, ये जो यहाँ पे ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, हमें ये ज़रा लोहे के जो रेल्स है वो बना के दीजिए। मतलब रेलवे, बेसिकली इसको रेल्स ही कहते हैं हम, इसको बना के दीजिए। इसके अलावा केवल यही नहीं, जो युद्ध में जो खोल बनते हैं, गोले जो दागे जाते हैं उसके जो खोल बनते हैं, और रेलगाड़ियों के पहिए, रेलगाड़ी पहियों पे चलती है, उसके पहिए, इसका काम भी इन्होंने टिस्को को ही दे दिया। बल्कि आपको जान के खुशी होगी कि 1919 में यह स्थिति हो गई कि जो टिस्को से पैदा होता था, 90% सामान जो है वो ब्रिटिश ही खरीद लेते थे, वही ले लेते थे। इसका मतलब समझ लीजिए कि पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में या ब्रिटिश एम्पायर में टिस्को एक बहुत बड़ा कारखाना बन चुका था। तो आपने एक चीज देखी कि चाहे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, सूती कपड़ा उद्योग की बात करें, या हम आयरन एंड स्टील उद्योग की बात करें, इन उद्योगों का विस्तार तभी हुआ जब ब्रिटेन का हिंदुस्तान में जो आयात है वो घटा। जब ब्रिटिश सामान जब तक आ रहा था, ना टेक्सटाइल में वृद्धि हुई, ना आयरन स्टील में, लेकिन उसके बाद जैसे इसमें गिरावट आई, तब हमारे उद्योग बढ़े। और उसके बाद जैसे नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट हुआ, जो औद्योगिक वर्ग है, जो जिसे कहते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, वो बहुत स्ट्रांग हो गए, बहुत ताकतवर हो गए, और उन्होंने बहुत सारी मांगे कर दी। क्योंकि अब वो चाहते थे कि हमने इंडस्ट्री तो लगा दी है, हमको इसका संरक्षण भी चाहिए, वरना तो आप कभी भी हटा देते हो, कभी भी कानून लगा देते हो, कुछ भी कर देते हो। तो फिर जो ब्रिटिश एम्पायर है, ब्रिटिश शासन, जिनके पैर वैसे ही उखड़ रहे थे इस जमाने में, पहले ही बहुत सारा नेशनल मूवमेंट का काम चल रहा था, गांधी जी और बाकी जितने भी स्वतंत्रता सेनानी सब आ चुके थे, तो उसके बाद बहुत सारे इनकी मांगे मानी गई, और उसके बाद जो चल रहा है वो तो खैर आप जानते ही हैं। ओके, यहाँ पर आपको एक चित्रण दिखाऊंगा, बहुत पुराना चित्र है ये, और जमशेदपुर का चित्र है 1919 का। जैसे ज़रूरत टिस्को को ज़्यादा पड़ने लगी, या टिस्को को बहुत सारा काम मिलने लगा, तो इन्होंने अपने एरिया को बढ़ाया। तो यहाँ आप देखेंगे ये सब जो है बॉयलर्स और जो संयंत्र हैं वो बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे एक्सपैंड करना था ना, इसलिए आपको एक कंपैरिजन दिखाता हूं। कंपैरिजन है जापान और इंडिया में। 19वीं सदी के आखिर में मैं आपको ले जाना चाहता हूं, वहां पर जो जापान में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, या कहें कि औद्योगिकरण जो हुआ, वो हिंदुस्तान से बिल्कुल उल्टा हुआ। क्योंकि हिंदुस्तान में क्या हुआ,
इंडिया को एक बाजार की तरह दिखा गया और ब्रिटिश एम्पायर चाहता था कि सारा सामान यहां लाके बेच दे, राइट। तो उन्होंने यहां के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनकी कोई ना तो वक्त ली, ना उनके बारे में सोचा, ना उनको कोई संरक्षण दिया। लेकिन जापान सरकार ने ऐसा नहीं किया। जो जापान गवर्नमेंट थी उसने कुछ अलग काम किया। 1868 की मैं आपको बात बता रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं मेजी, ये मेजी राजवंश है। मेजी डायनेस्टी जब आई जापान में, तो उनको करना था किससे अपने आप को संभालना था या सामना करना था, वेस्टर्न कंट्रीज या वेस्टर्न पावर्स कह दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हमको वेस्टर्न पावर से मुकाबला करना है तो हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकीकरण करना ही पड़ेगा। और इसके लिए मेजी रेजिम ने बहुत सारे कदम उठाए। उन्होंने जो डाक सेवाएं हैं, उन्होंने जो टेलीग्राफ की व्यवस्था है, इन्होंने रेलवे और जो वाष्प चलित जल पोत है, यानी कि जो स्टीम इंजन से चलने वाले पोर्ट्स हैं, मतलब जो सेलिंग करते हैं बोट्स, या कहें कि हम शिप्स कह सकते हैं, उसका विकास किया। इन्होंने क्या किया, वेस्टर्न कंट्रीज से ही जो नई तकनीक थी, जो भी टेक्निक चल रही थी, नए नए जो इनोवेशंस थे वो लेके आए और फिर जापान के हिसाब से इसको ढाल भी दिया। इन्होंने एक और काम किया, जो भी वेस्टर्न कंट्रीज में जो एक्सपर्ट्स थे वो भी बुलाए। कहाँ लाए? जापान लाए और जापान के लोगों को उनसे सिखवाया या उनको प्रशिक्षण दिया। इसके अलावा जो सरकारी बैंक थे, जैसे गवर्नमेंट बैंक थे, उन्होंने जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको बहुत कम दर पे बहुत अच्छा वो दिया, मतलब पैसा दिया, जिसे आप कहते हैं कि लोन दिया। और उसके बाद क्या किया, सरकार ने एक उद्योग शुरू किया, अपने पैसे से लगाया, और उसके बाद बहुत कम दामों में इंडस्ट्रियलिस्ट जो बड़े बड़े घराने थे या बड़े बड़े जो पता था कि भाई ये देश को आगे ले जाएंगे, उनको बेच दिया। तो आप देखें कि भारत में जो एम्पायर था उसने रोड़े अटकाए, उसने रोका, बाधाएं पैदा की कि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन ना हो पाए। लेकिन जापान के लोग जो थे, जापान में इंडस्ट्रियलाइजेशन उस तरीके से हुआ कि भाई वो भय था, भय एक कह दीजिए कि भाई वेस्टर्न कंट्रीज से था, लेकिन ऐसा नहीं हमेशा भय के कारण हुआ। जापानीज, आप जाएंगे तो या जानेंगे, जापान बहुत छोटा सा देश है, या बल्कि हमेशा वहाँ कभी सुनामी आती रहती है, कभी कोई भूकंप आता रहता है, लेकिन इस देश ने जो करके दिखाया है, छोटा सा देश, वो हम सब के लिए एक एग्जाम्पल है। चलिए साहब, ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।